हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आहूजाज इन लंदन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि यूके का वर्क स्पॉन्सरशिप वीज़ा कैसे मिलता है, क्या उसमें मेजर प्रोसेसेस हैं, क्या स्टेप्स हैं एंड व्हाट आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल नीड। सो बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि स्पॉन्सरशिप होता क्या है। स्पॉन्सरशिप इज़ बेसिकली जहाँ एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को हेल्प करता है फाइनेंशियली एंड लीगली टू वर्क इन अनदर कंट्री। सो हम बात करने वाले हैं यूके वर्क वीज़ा के बारे में। वैसे तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वीज़ा, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट आज की वीडियो में हम दो के बारे में बात करेंगे और फोकस हम मेजरली एक पे करेंगे। सो द टू कैटेगरीज आर, वन इज इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीज़ा एंड द अदर इज स्किल्ड वर्कर वीज़ा। इस वीडियो का मेन फोकस स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे रहेगा, बट थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि इंटर कंपनी ट्रांसफर वीज़ा क्या होता है। बेसिकली मीन्स कि अगर आपकी कंपनी इज सिचुएटेड इन टू डिफरेंट कंट्री, सो फॉर एग्जांपल जैसे मेरी कंपनी इंडिया में भी है और यूके में भी है, सो दे कैन ट्रांसफर एम्प्लॉय फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। बट इसके साथ भी कुछ कंडीशंस आते हैं। टू फाइल फॉर एन ICT वीज़ा द एम्प्लॉय हैज़ टू बी एम्प्लॉयड विद द करंट एम्प्लॉयर फॉर 12 मंथ्स। इसका मतलब हुआ आपको 12 महीने तो उस एम्प्लॉयर के साथ जुड़े होना ही चाहिए, तभी आप एक ICT वीज़ा के लिए फाइल कर सकते हैं। ICT वीज़ा और स्किल्ड वर्कर वीज़ा में दो मेजर डिफरेंसेस हैं। एक है जो बहुत अच्छा है, विच इज़ के ICT वीज़ा के लिए अगर आप ICT वीज़ा पे यूके आते हैं, सो फॉर द फर्स्ट 1 ईयर आपको नेशनल इंश्योरेंस नहीं पे करना पड़ता। नेशनल इंश्योरेंस कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता जो आपकी सैलरी से निकलता है, एक अच्छा खासा प्रोमिनेंट अमाउंट है विच गोज टुवर्ड्स द नेशनल इंश्योरेंस फ्रॉम योर सैलरी। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, जो मेरे हिसाब से एक डिसएडवांटेज है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपका क्या माइंडसेट है, आप किस रीज़न से यूके आ रहे हैं, आपको रहना है या आपको नहीं रहना है या आपको सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना है। सो उस पर भी ऑफकोर्स डिपेंड करेगा। बट जो सेकेंड डिसएडवांटेज की जो मैं बात कर रही हूँ वो है कि आप जितने भी ईयर्स यहाँ पे आप ICT वीज़ा पे रहोगे, उसका एक भी दिन, नॉट इवन वन सिंगल टर्म विल बी काउंटेड टुवर्ड्स योर ILR। ILR क्या होता है? इट इज़ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में PR का कॉन्सेप्ट है, यूके में कॉन्सेप्ट है ILR का। ILR इज समथिंग दैट यू कैन फाइल आफ्टर लिविंग 5 years कंटिन्यूसली इन यूके। आप फाइल वो कर सकते हैं, बट ICT वीज़ा पे अगर आप हो तो इट इज़ नॉट काउंटेड टुवर्ड्स योर ILR। सो दैट इज़ अ मेजर पॉइंट जो आपको कंसिडर करना चाहिए वीज़ा। स्किल्ड वर्कर वीज़ा में क्या होता है? स्किल्ड वर्कर वीज़ा मेरे सिचुएशन में, मैंने वो फर्म ज्वाइन करी थी जिस फर्म के साथ मैं यहाँ पे हूँ, मैंने फर्म ज्वाइन करी थी इन सितंबर 2021 और मेरा जो वीज़ा का प्रोसेस था वो शुरू हो गया था बाय द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर 2021 में। तो अब मेरे को उस टाइम तक तो हार्डली 3 months हुए थे विद द ऑर्गेनाइजेशन। सो द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू टेक अ रूट ऑफ स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अब कौन सा अप्लाई करना चाहिए, इंटर कंपनी वीज़ा या स्किल्ड वर्कर वीज़ा? आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन मोर ऑन योर कंपनी। आई डोंट थिंक आप लोगों का इतना कोई रोल होगा, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड के क्या बेनिफिट रहता है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा में ये बेनिफिट है ही है फॉर श्योर कि इफ़ अगर आपको ILR के लिए अप्लाई करना है तो इट विल काउंट टुवर्ड्स इट, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता ही रहता है। बट स्किल्ड वर्कर वीज़ा में फ्रॉम द फर्स्ट डे आपका नेशनल इंश्योरेंस कटेगा ही कटेगा फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी। सो देर इज़ एन एडवांटेज एंड ए डिसएडवांटेज एज वेल। सो अब शुरू करते हैं कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट डॉक्यूमेंट, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या रिन्यू होने वाला है, देयर विल बी सर्टन रोड ब्लॉक्स दैट यू माइट फेस। सो आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। सेकेंड इज़ आपके पास अपनी डिग्रीज होनी चाहिए, मार्कशीट्स होनी चाहिए। बहुत लोगों के साथ होता है वो अपनी मार्कशीट्स ले लेते हैं बट दे फॉरगेट टू कलेक्ट देयर डिग्रीज। सो अपनी डिग्रीज और मार्कशीट्स सब कुछ आपका ऑन पॉइंट होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। थर्ड थिंग दैट यू रिक्वायर इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये आपको मिलेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। सो मेरे केस में जैसे मेरी कंपनी ने मुझे स्पॉन्सर किया तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप मुझे बना के दिया। उसके अंदर बेसिक डिटेल्स होती हैं कि कंपनी का, देर आर कोड्स जिसके अगेंस्ट कंपनी से अप्लाई कर सकती हैं। द कंपनी कोड, द कंपनी नेम, द कंपनी एड्रेस, फिर मेरे कुछ डिटेल्स होते हैं एंड द कोड दैट दे आर अप्लाइंग फॉर मी।
कोड अप्लाइंग फॉर मी का मतलब ये है कि जॉब कोड होना चाहिए आपका एलिजिबल, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो जॉब कोड के साथ वो सर्टिफिकेट ऑफ वर्क स्पॉन्सरशिप में आपका आता है। Fourth and the most important thing, English Assessment Evaluation Certificate. You'll have to go through a route, a website and an organization called ECTIS. I think I'm pronouncing it right. मैं link डाल दूँगी description पे. It was पहले called NARIC. तो ये लोग facilitate करते हैं कि आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी के लिए दे विल गिव यू अ सर्टिफिकेट कि आपने पढ़ाई इंग्लिश में करी है। नाउ टू गेट दिस सर्टिफिकेट देयर आर टू वेज। वन इज़ अपनी डिग्री सबमिट करो एंड देन वो डिग्री असेस करेंगे एंड देन दे विल कम बैक विद एन एवेल्यूएशन कि आपका जो भी था आपका कौन सा लेवल ऑफ प्रोफिशेंसी है इन इंग्लिश में। दूसरा वे इज़ टेकिंग एन SELT, दैट इज़ सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। इसके अंदर भी 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है जो ये करवाती हैं। द मेजर वन इज़ IELTS एंड द अदर वन इज़ पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। सो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कराती हैं। अब जैसे मेरे केस में क्या था कि मैं ECTIS पे गई, मैंने अपना देयर आर 4 डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड एसेंशियली। एक आपको चाहिए अपना डिग्री जो आपका फाइनल डिग्री था कॉलेज का। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, तो मेरे पास वो डिग्री अवेलेबल थी, मैंने वो डिग्री डाली। फिर इफ़ देयर इज़ एनी ट्रांसलेशन, तो फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री में हिंदी में लिखा होता है बट नीचे ही इंग्लिश में भी साथ साथ लिखा होता है। बट अगर आपकी कोई और लैंग्वेज में है और इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ देन यू वुड नीड अ ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट एज वेल। तीसरा चीज़ आपको जो चाहिए होगी वो होगा ट्रांसक्रिप्ट, और ट्रांसक्रिप्ट भी आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको स्टूडेंट वर्जन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट नहीं चाहिए। ये हो गए 3 डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये लेटर लेने के लिए मुझे इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ी। सो मेरे पास ये लेटर ऑब्वियसली नहीं था, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस लेटर क्या है कि जो भी मेरा कोर्स था वो इंग्लिश में था, वो पढ़ाया इंग्लिश में गया, एग्जाम्स इंग्लिश में हुआ है बेसिक। पहले मुझे किसी ने बताया कि यूनिवर्सिटी से मिलेगा। पहले तो इतना कन्फ्यूजन होता है यूनिवर्सिटी जाना है या कॉलेज जाना है। तो मैं हूँ DCAC कॉलेज से, तो मैं गई कॉलेज, वहाँ मैं अपने डिग्रीज लेके गई, मैं अपना मार्कशीट्स लेके गई, डिग्री एंड मैं मार्कशीट्स लेके गई प्लस अ लेटर कि मुझे इस पर्पस के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर चाहिए फ्रॉम द कॉलेज। जब मैं वहाँ गई तो थोड़ा सा हैसल हुआ क्योंकि एडमिन स्टाफ होता है और वो लोग इतनी जल्दी आपकी बात सुनते नहीं है। बट आफ्टर रिक्वेस्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ टाइम मैं वहाँ डटी रही, 3-4 घंटे खड़ी रही और मैं अपना सर्टिफिकेट लेके आई कॉलेज से। फिर आप ये चारों सर्टिफिकेट्स आप अपलोड करोगे, योर डिग्री, योर ट्रांसक्रिप्ट, योर ट्रांसलेशन एंड योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये आप ECTIS पे अपलोड करोगे। यू विल क्रिएट एन अकाउंट एंड अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यू विल हैव टू पे अ फीस। स्टैंडर्ड फीस इज़ अराउंड £140, और अगर आपको एक्सप्रेस चाहिए तो एक्सप्रेस के अलग चार्जेस हैं, लाइक 24 आवर्स के आई थिंक £175 और 48 आवर्स के आई थिंक £120। दिस इज़ अदर दैन योर स्टैंडर्ड कॉस्ट, सो ये एडिशनल कॉस्ट है। ये हो गया स्टेप। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, वो है फिलिंग द UKVI एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू पे योर IHS विच इज़ इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। IHS जो होता है, देर इज़ अ वेबसाइट एज वेल, मैं आई लिंक इट डाउन समवेयर। IHS का जो होता है वो कैलकुलेट होता है बेसिस आपका जो टेन्योर है UK में। सो इनिशियली मेरा वीज़ा 1 साल का था, तो हमने 1 साल के पे करे थे। वो पे करने के बाद ही आपकी UKVI की एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती एप्लीकेशन सबमिट। सो वंस यू आर डन विद दैट, फिर आप UKVI की फ़ीस पे करते हो। इन मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है विच इज़ गेटिंग योर मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आपको पहले कराना पड़ेगा बिफोर टेकिंग अ बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। सो कीप दैट इन माइंड कि आपका मेडिकल टेस्ट पहले हो जाए। मेडिकल टेस्ट कराना, ओ माई गॉड, मतलब वहाँ का अपॉइंटमेंट लेना ही इज़ सो डिफ़िकल्ट। आई डोंट अंडरस्टैंड के सारे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, UK हो गया, इन सबको मेडिकल टेस्ट कराना है, बट देर आर ओनली 2 सेंटर्स इन दिल्ली, और वो ऑफकोर्स ओवरलोडेड रहते हैं सारा टाइम। यू डोंट गेट अपॉइंटमेंट्स। सो पहले अपना मेडिकल का अपॉइंटमेंट ले लेना, गेट योर मेडिकल सर्टिफिकेट इन हैंड, देन ओनली टेक योर बायोमेट्रिक, या मेडिकल सर्टिफिकेट का अपॉइंटमेंट ले लो एंड देन उसके साथ साथ 1-2 दिन बाद का बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट भी ले लो। गो इन हैंड और आगे पीछे ले लेना। उसके बाद द मेन पॉइंट इज़ कि आप जाते हो विद ऑल योर एप्लीकेशन। देर आर सो मैनी डॉक्यूमेंट्स।
मोस्टली जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपकी इमिग्रेशन टीम या वीज़ा टीम आपको बताएगी कि क्या क्या चेकलिस्ट होते हैं, बट बेसिक डॉक्यूमेंट्स मैं बता देती हूँ। आपकी यूके वीज़ा एप्लीकेशन होगी, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होगा, IHS का पेमेंट का डिटेल्स होगा, अगर आप डिपेंडेंट के साथ जा रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट होगा, योर डिग्रीज, योर एम्प्लॉयमेंट लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर क्यों चाहिए? इंडिया वाला एम्प्लॉयमेंट लेटर नहीं चाहिए। अगर आप यूके मूव हो रहे हो तो आपको यूके का एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, वो भी चाहिए होगा। एंड देन योर पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट का, आपका नारिक का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो हमने कॉस्ट फॉर्म की बात करी, एंड अ स्पॉन्सरशिप लेटर एज वेल। सो ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको चाहिए ही रहेंगे इन ऑल द सिचुएशंस। उसके बाद आप बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लोगे, उसके बाद आप वहाँ जाना, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना। दे विल टेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स देयर। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वो अरेंज भी करेंगे। उन लोगों को मोस्टली पता रहता है कि क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दे अरेंज इट लाइक दैट। बायोमेट्रिक होगा, दे विल टेक योर फिंगरप्रिंट्स, दे विल टेक अ पिक्चर ऑफ यू एंड दे विल कीप योर पासपोर्ट। दैट इज़ द प्रोसेस इन एंटायरिटी। यही होता है कि पूरा प्रोसेस एंड टू एंड ऐसे होता है। एंड देन इट डिपेंड्स आपने कौन सी कैटेगरी में फाइल किया है। सो फॉर एग्जांपल आपने बायोमेट्रिक का जो अपॉइंटमेंट था आपका और आपने वो फाइल किया एक स्टैंडर्ड कैटेगरी में, तो स्टैंडर्ड कैटेगरी में आपका स्टैंडर्ड का टाइमलाइन लगेगा। मेरे लिए वी डिड इट इन प्रायोरिटी, तो मेरा वीज़ा बहुत बहुत क्विक था आने में। सो यू कुड डू अ प्रायोरिटी और अ सुपर प्रायोरिटी वीज़ा एज वेल। उसका एडिशनल कॉस्ट होता है। सो इफ़ यू कैन टॉक टू योर ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको थोड़ा जल्दी है टू ब्रिंग यू ऑन बोर्ड इन यूके वेरी सून, और अगर नहीं है एंड इफ़ यू हैव टाइम इन हैंड देन यू कैन गो विद द स्टैंडर्ड प्रोसेस एज वेल। यू कैन सर्च इट ऑन द वेबसाइट कि अभी जनरल टाइमलाइन क्या चल रही है, एंड देन यू कैन फाइल योर वीज़ा अकॉर्डिंग। अरे वापस आओ। सब्सक्राइब किया क्या? पहले सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। थैंक यू।